धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आप लोगों को इस बुलेटिन का खासा इंतजार रहता है। बहुत सारे लोग तो फोन करने लग जाते हैं और मैं भी आजकल आलसी थोड़ा हो गया हूं। रोजाना बुलेटिन आपके सामने नहीं रखता हूं, लेकिन असल में बताऊं बहुत सारी खबरें होती हैं, उनमें लग जाता हूं तो ये छूट जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे हम किसान बुलेटिन नहीं कर पा रहे हैं, हम बंगाल बुलेटिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिन भर ऐसी खबरें आने लग जाती हैं कि मन करता है ये कर लें ये कर लें ये कर लें, क्योंकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो खबरों पे काम करते हैं नहीं, ये किसी से ढका छुपा है नहीं। अब छोड़ देते हैं। आप भी कहेंगे कि अपनी कहानी सुनाते रहते हो जी, अपने आप को बहुत बढ़िया बताते रहते हो, दूसरे को भोंपू मीडिया बताते हो और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बताते हो, और उसके बाद अपने आप को बताते हो कि आप बड़े बढ़िया हो। अब जाने देते हैं बढ़िया घटिया कौन है, सब आप तय करो। हमारी छोटी सी दुकान है, जब तक चल रही है कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे, वरना तो सरकार दे कानून दे कानून दे कानून नए कानून लाने जा ही रही है, ला ही रही है। क्या है आज के बुलेटिन की 10 खबरें, उनकी शुरुआत करने से पहले छोटी सी एक अपील। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर काफी अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आई है। एक चीज होती है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, उसकी जिम्मेदारी यानी कि उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, उसकी हिफाजत का जो जिम्मा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे नहीं है। अकेला सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ नहीं देखेगा। जो निचली अदालत यानी कि जिला अदालतें हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत करें, रक्षा करें। ये कहते हुए एक बड़ी टिप्पणी जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की 3 सदस्य वाली बेंच ने की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं और उसमें लोगों को फंसा देते हैं, और उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी अदालतों में, कोर्ट कचहरी में गुजर जाती है। ऐसे में निचली अदालतों को भी मामले को गंभीरता से देखना सुनना चाहिए, और अगर कुछ ऐसे मामले होते हैं तो लोगों के फंडामेंटल राइट का ख्याल रखते हुए, मौलिक अधिकार का पालन कराते हुए, लिहाज रखते हुए उन पर फैसला देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मामले आकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं। कुछ लोगों की नियति बन गई है कि वो मुकदमेबाज होते हैं, दूसरे लोगों को मुकदमे में फंसाकर जिंदगी भर परेशान करते रहते हैं। कुछ लोगों ने PIL को हथियार बना लिया। इस तरीके की टीका टिप्पणियां की हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ा हुआ एक मामला था, 2 पड़ोसियों में झगड़ा था, वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था, उसी में कहा। लेकिन हम यहाँ कुछ और कहना चाहते हैं, बहुत जिम्मेदारी से धाकड़ खबर ये बात आपके सामने करा। लगातार एक के बाद एक सैकड़ों फैसले आ चुके हैं कि इन लोगों को इस मामले में उठा के जेल में डाल दिया था, वो बरी होके आ गए। 20 साल जिंदगी बर्बाद होगी, परिवार बार बर्बाद हो गया। क्या अदालतें कभी इस बारे में बात करेंगी? कैसे लोग इतने सालों तक अंदर पड़े रहते हैं? कैसे जांच एजेंसियां काम करती हैं? क्या हमारी न्यायिक प्रणाली जो है उसमें खामियां हैं, और खामियां हैं तो कब उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी? या सिर्फ कमेंट किया और फाइल बंद की, अखबार में छप गया, जज साहब भी खुश। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। मैं जिक्र कर ही रहा था कि जज साहब को कुछ सोचना चाहिए, कुछ गौर करना चाहिए, तो जज साहब जब चाहते हैं तब गौर भी कर लेते हैं और सोच भी लेते हैं। ये खबर आपके सामने रख रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। यहाँ के एक जस्टिस हैं C हरिशंकर। उन्होंने एक मामले में स्वतः संज्ञान लिया, यानी कि स्वयं मटो कॉग्निजेंस लेते हुए एयर इंडिया को और DGCA को नोटिस जारी कर दिया और जवाब पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे जो विमान उड़ रहे हैं, ये जितनी भी एयरलाइंस तुम्हारी जा रही हैं, इसमें लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? और अगर मास्क लगाते हैं तो उसे ठुड्डी से नीचे क्यों रखते हैं? इनका कहना है कि मैं कोलकाता से दिल्ली आ रहा था 5 मार्च को एयर इंडिया के विमान में इश्तबार होके, तो उस दौरान मैंने देखा कि वहाँ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, कुछ ने लगा रखा है, तो उन्होंने ठुड्डी से नीचे कर रखा है। मान लीजिए ऐसे में किसी एक को इन्फेक्शन हो तो उससे सबको हो सकता है, क्योंकि विमान तो एक वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन हॉल की तरह होता है, कमरे की तरह होता है, वहाँ पे वायरस आसानी से फैल सकता है। तो इन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने आते ही स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया। तो आप मानते हैं ना कि अगर जज साहिबान चाहें तो इस देश में बहुत सारी चीज़ें बहुत सुधार सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा इस पे DGCA का, एयर इंडिया का क्या बयान आता है। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, पहली खबर से जोड़ के देखें तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
अब तीसरी खबर के लिए आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश। मेरठ जिला है, सरधना विधानसभा सीट है और यहां से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं संगी सोम ठाकुर, जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम भी ठाकुर ही हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने 2013 में कव्वाल के अंदर जब वो दो लड़के गौरव और सचिन मार दिए गए थे तो इन्होंने एक वीडियो वायरल कर दिया था। वो वीडियो असल में अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कहीं का था, जिसमें दिखाया गया कि कैसे टोपी दाढ़ी वाले पहने हुए लोगों ने दो लड़कों को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर और शामली इस इलाके के अंदर दंगे बढ़ गए थे, जिसके चलते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। संगीत सोम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, उन पर एनएसए लगा दिया गया था। 1.5 साल बाद जाके उनको इस मामले में जमानत मिली थी। अब इस मामला में सरकार ने फैसला लिया कि मामला उनसे हटा लिया जाए, तो रिपोर्ट भेज दी कोर्ट के अंदर कि भैया इनसे मुकदमा वापस लिया जाता है। तो एमपी एमएलए की जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने अब ये मुकदमा वापस ले लिया है। यानी कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल करके पूरे दंगे को भड़काने का काम किया, उनसे मुकदमा वापस ले लिया गया। आप समझ सकते हैं क्यों। भाजपा के विधायक हैं, आखिर उन पर मुकदमे चलेंगे क्या। और सरकार 4 साल पूरे कर चुकी है, 5वें साल में दाखिल होने जा रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसान जो था वो किसान बन गया। अब जाट मुसलमान नहीं रहा है, वो फिर से एक बार साथ आ गए। तो बीजेपी को लग रहा है कि अपने इन लोगों पर जो उस दौरान के मुकदमे दर्ज हैं कम से कम हटाए जाए, तभी तो ये दोबारा वोट दिलाएंगे। नहीं ये कहेंगे कि पहले के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज है और हमने उस टाइम उसके बदले वोट दिला दिया, मंत्री तो आज तक बनाया गया नहीं गया ठाकुर होने के बाद भी संगीत सोम को, तो कम से कम मुकदमा ही हटा के मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डिजिटल मीडिया को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन जो जवाब मांगा है वो काफ़ी दिलचस्प है, जो वक्त दिया है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। पहले मामला जान लीजिए है क्या, फिर आपको बताएंगे कि जवाब क्या मांगा है और जवाब मांगने के लिए टाइम कितना दिया है। फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ट्रस्ट का नाम से एक संगठन है, उसने ये पिटीशन दाखिल की गई है। बताया जा रहा है यही ट्रस्ट जो है द वायर के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, आप जानते हैं द वायर उसको पोर्टल को, तो वो लोग ये चलाते हैं, उन्होंने ये दाखिल किया। तो ये पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जसमीत सिंह की बेंच के सामने। तो उन्होंने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया और अगली तारीख लगाई 16 अप्रैल। ये मामला पहुंच रहा है 9 को और तारीख लगा रहे हैं कौन सी, 16 अप्रैल, यानी कि 1 महीना 7 दिन बाद ही। और पूछ क्या रहे हैं वो देखिए, क्यों ना इस मुकदमे को चलाया जाए, क्यों ना इस मुकदमे को चलाया जाए, इस पिटीशन को स्वीकार किया जाए, इस पर सुनवाई की जाए, क्यों ना, इस बाबत जो है पूछा गया है। क्या कहना है इस ट्रस्ट का कहना है कि 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने, उनके जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर। और वो जो गाइडलाइन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे के खिलाफ हैं। साथ ही गूगल की जो गाइडलाइन है उनके भी खिलाफ हैं। सरकार उनसे इतर जाके जो है इस तरीके की गाइडलाइन थोपने की कोशिश कर रही है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो वहाँ पर स्वतंत्र पत्रकारिता की जा रही है, या कुछ पत्रकार हैं जो लिखने बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है, उनको डराने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने 16 तारीख लगा। इतनी सी बात पूछनी थी, 4 दिन का टाइम दे देते, इतनी सी बात तो सरकार वैसे ही बता देती कि सुनना है कि नहीं सुनना है, लेकिन इसके लिए भी 1 महीना 7 दिन का टाइम। खैर कोर्ट का मामला है, ज़्यादा कुछ कहिए मत, अवमानना का केस आजकल दाखिल एवं ही हो जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने वाली पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जरिए कहा गया था पिटीशन में कि जो गोमती नगर थाना है लखनऊ का, वहाँ पे गिरधारी विश्वकर्मा का एनकाउंटर किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस के कब्जे से लाने के बाद वो सही सलामत था। पुलिस ने दिखाया कि वो पिस्टल छीन के भाग रहा था और उसके बाद उसका एनकाउंटर में मार दिया। इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्या इसके लिए कोई न्यायिक आयोग बनाया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर एक पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने दाखिल की गई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। जस्टिस AR मसूदी और उनके साथ दूसरे जो जस्टिस हैं उनका नाम है आलोक माथुर, उनकी बेंच ने इसको खारिज कर दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो गिरधारी विश्वकर्मा का भाई है उसने ही इस पिटीशन को
वापस ले लिया, क्योंकि कहा गया कि ऐसी एक पिटीशन पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसको खारिज कर दिया। बता दें आपको, अजीत सिंह जो ब्लॉक प्रमुख था उसको गोलियों से भून के मौत के घाट उतार डाला गया था। उसके बाद इस मामले में जो गिरधारी विश्वकर्मा था दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था, उसको फिर यूपी पुलिस ले गई और वैसे ही जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी वैसे ही यहाँ पिस्टल छीन के भाग रहा था और इसको एनकाउंटर में मार दिया गया था। कई और लोग भी इस पूरे मामले में एनकाउंटर में मार दिए गए हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की जो है मांग को लेकर पिटीशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में भी। अब देखना होगा, हाई कोर्ट में तो खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस, जो पूर्व आईपीएस हैं, भारती घोष को दी है, जो मेदिनीपुर से वर्तमान समय में भाजपा की सांसद है, लेकिन सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। भाई जीत जाएंगी तो विधानसभा चली जाएंगी, ना जीतेंगी तो सांसद तो हैं ही हैं, और अगर विधायक बन जाएंगी फिर दो जगह से पेंशन पाएंगी, क्योंकि सांसद चाहे कितने ही दिन रहे हो, एक ही दिन का सांसद क्यों ना, पेंशन तो जिंदगी भर पाओगा। फिर विधानसभा चली जाएंगे तो विधानसभा से अभी फिलहाल जो है भत्ते मिलेंगे, सैलरी मिलेगी और उसके बाद पेंशन मिलेगी। तो इनके खिलाफ 2019 में कई सारे हिंसा होने के मामले में मुकदमे दर्ज हैं, उसमें एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट इनके खिलाफ जारी है, यानी कि इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। गिरफ्तारी ना होने पर सीआरपीसी 82 के तहत इनके घर के बाहर पर्चा चस्पा कर दिया जाएगा कि अगर 30 दिन में हाजिर नहीं होंगी तो इनके घर की कुर्की कर दी जाएगी, और 30 दिन बाद सीआरपीसी 83 के तहत इनके घर की कुर्की कर दी जाएगी, यानी कि खिड़की दरवाजे सब उतार के पुलिस वाले ले जाएंगे। और ज़्यादा बढ़िया कुर्की जानते हैं कौन सी होती है? जिसमें पुलिस वाले आटा भी बरामद कर ले। जी हम तो उनके घर से आटा चूल्हा भी ठाला है जी, ठीक है, तो वो कुर्की की जा सकती है। उससे बचने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दे दी। कहा जब तक के पूरा चुनाव, यानी कि जो 2021 का चुनाव चल रहा है विधानसभा का, तब तक पूरा नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और ना ही इनके खिलाफ कोई आगे का एक्शन, जैसा मैंने बताया 82 सीआरपीसी और 82 सीआरपीसी 83 की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, इस पर रोक लगा दिए। अब इसे भारती घोष के लिए राहत माना जा रहा है। भारती घोष के वकील का कहना है हमारे क्लाइंट के खिलाफ ना जी सरकार ने ये ना दुश्मनी के तहत मुकदमे दर्ज करवा रखे जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जय श्री राम के नारे का राजनीतिक इस्तेमाल करने पर रोक लगाने और इस्तेमाल कर रहे भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यही नहीं, इस याचिका में मांग की गई थी कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों कराया जा रहा है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि पहले इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाइए, लेकिन एडवोकेट एमएल शर्मा ने कहा कि आपको मैं एक पुराना मामला याद दिला रहा हूं जो 1987 का है, उसमें आपने जजमेंट दिया है, आप लोग इसको सुन सकते हैं, मैं हाईकोर्ट क्यों जाऊं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पढ़ के सुनाइए। वो उस वक्त पढ़ के नहीं सुना पाए, उन्होंने कहा मुझे कल का टाइम दीजिए, यानी कि बुध का, आज का टाइम दीजिए, और आज का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया और पिटीशन को खारिज कर दिया। बता दें एडवोकेट एमएल शर्मा ने 8 चरणों में चुनाव कराने, जय श्री राम के नारे का राजनीतिक इस्तेमाल करने और इस्तेमाल कर रहे भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने जिद की कि आप इस पर सुनवाई कीजिए, मैं हाईकोर्ट क्यों जाऊं, तो इसको खारिज कर दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। जज पर चप्पल फेंकने और उन्हें गाली देने वाले आरोपी को 2 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। खबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले से जुड़ी हुई आ रही है। यहां की एक जिला अदालत में यह सीन देखने को मिला था जब एक मामले में आरोपी शख्स ने, जिसकी उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, उसने चप्पल निकाली और जज साहब की तरफ उछाल दी और उनको गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पूरे मामले में सुनवाई हो और जज साहब ने अब इस शख्स को 2 साल की कड़ी सजा सुनाई है। जज का नाम है पीएम गुप्ता और जिसको उन्होंने सजा सुनाई है उसका नाम है गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को सजा सुनाई है। बताइए, लक्ष्मण भी नाम में है, गणेश भी नाम में है, फिर भी उसको 2 साल की सजा सुनाने, और सुना कौन रहे हैं? पीएम गुप्ता जी सुना रहे हैं। अरे इसी नाम का लिहाज कर लेते, जाने देते, पर कम से कम सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर कोर्ट के अंदर जाके वो जज पे ऐसे चप्पल उछाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आप लोग होशियार रहिएगा, आजकल ऐसे ही कहीं भी कुछ करने लग जाते हैं, टीआरपी पाने के लिए भी होता है ना। तो जज साहब को अधिकार है, वो विशेष अधिकार के तहत सजा सुना सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली अपनी पिटीशन। कौन है रेप पीड़िता, पहले ही जान लीजिए, फिर ये बताएंगे आपको कि इसने पिटीशन वापस क्यों ली है। ये रेप पीड़िता जो है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इसने उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय के खिलाफ बनारस के यानी कि वाराणसी यानी कि काशी के लंका थाने में FIR दर्ज कराई थी रेप की। उसके बाद अतुल राय को गिरफ्तार किया गया था। ये मामला वर्तमान समय में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की MP MLA स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रहा है और आजकल इसमें गवाही चल रही है। ये पीड़िता पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। इसने कहा मैं चाहती हूं इस मामले की सुनवाई दिल्ली में होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से इस मामले को हटा लेना चाहिए, लेकिन बाद में फिर इसने इस पिटीशन को वापस ले लिया। यही जानकारी है, क्यों लिया इसके बारे में भी बता नहीं पाएंगे, जितनी जानकारी उतनी रखी। बोपू मीडिया तो है नहीं कि कुछ भी अपने पास से बता दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक के 6 मंत्रियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने एडवांस में एक आदेश जारी कर दिया है कि भैया इन मंत्रियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई CD प्रकरण निकाल कर कोई TVB कवरेज, न्यूज़ कवरेज नहीं की जानी चाहिए। पहले इन मंत्रियों के नाम जान लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन मंत्रियों को ऐसा क्या डर लगा और किस वजह से डर लगा, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। श्रम मंत्री हैं जिनका नाम है शिवराम हैबर, ये पहले मंत्री का नाम है। दूसरे मंत्री का नाम जो है वो कृषि मंत्री है BC पाटिल, ये भी पहुंच गए उनके साथ। तीसरे मंत्री हैं सहकारिता मंत्री, उनका नाम है SP सोमशेखर, वो भी पहुंच गए। इसके अलावा परिवार कल्याण एवं चिकित्सा मंत्री हैं हमारे पास जिनका नाम है S सुधाकर, वो भी इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे थे। युवा सशक्तिकरण एवं खेल मंत्री हैं जिनका नाम हमारे पास है KC नारायण गौड़ा, वो भी इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे। और आखिर में रह जाते हैं शहरी विकास मंत्री जिनका नाम है भारती बासकराज, वो इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे थे बेंगलुरु की एक अदालत में। अदालत ने सुनवाई करने के बाद आदेश जारी कर दिया कि किसी भी तरह का कोई भी मीडिया, ना अखबार में, ना TV चैनल में, ना ही किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कवरेज दिखाएगा जिससे इनकी मानहानि होती हो, जिससे इनके सम्मान को ठेस पहुँचती हो। कि पहले ही क्यों पहुंच गए, अब ये देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में आपने एक मंत्री को देखा होगा जिसका नाम था रमेश जरकीहोली। उसका एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पूरे मीडिया में हल्ला मच गया और उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उसको इस्तीफा देना पड़ा, उसका वीडियो वायरल हो गया और ये पहले ही पहुंच गए हैं। क्या इनको डर है कि इनका कोई वीडियो बना हुआ है और क्या उसी वीडियो के दम पर इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? बता दें आपको, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए थे, बाद में चुनाव जीत के आए, तो इन सबको BJP सरकार में यानी कि BS येदियुरप्पा सरकार में मंत्री बना दिया गया है, यानी कि मंत्री हैं अभी। तो अब ये पहले से पहले ही क्यों पहुंच गए, ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। भाई ठीक है, उसके खिलाफ वीडियो वायरल हुआ है, वो रमेश जरकीहोली अपने खिलाफ हो रहे कवरेज की रोक लगवाने जा सकता है, लेकिन ये पहले से क्यों पहुंच गए? क्या इनके अंदर कोई डर है? इससे यहाँ ये सवाल पैदा हुआ है। जब हमारे पास डिटेल आएगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अदालत ने फिलहाल इनके मान सम्मान को, इनको अपमानित करने पर, मीडिया जैसे सबको अपमानित ही कर रहा है, जैसे दिल्ली में बैठे मीडिया की तरह है तमाम मीडिया। साउथ का मीडिया हालांकि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर मामले में देखा जाता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।